100 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है और उसके सामने खड़ा है एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी, इंतज़ार करते हुए। जैसे ही वो बूढ़ा मरता है, वो आदमी तुरंत उसके शरीर का विच्छेदन करना शुरू कर देता है। एक एक मांसपेशी, एक एक नस, दिल, हड्डियाँ, सब कुछ ध्यान से देखता है और फिर अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करता है, उल्टे अक्षरों में। ये कोई पागल आदमी नहीं था, ये था लियोनार्डो दा विंची, इतिहास का सबसे अलग और आगे सोचने वाला जीनियस। उसने सिर्फ चित्र नहीं बनाए, उसने इंसान के शरीर को उस स्तर पर समझा जहां उस समय के वैद्य भी नहीं पहुंच पाए थे। उसने 30 से ज़्यादा मृत शरीरों का अध्ययन किया और ऐसी शारीरिक रचनाओं की चित्रकारी की जो आज भी चिकित्सा विज्ञान में संदर्भ मानी जाती है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसने अपने विचारों को दुनिया से छुपाकर करीब 13,000 पेजों में रखा था। उल्टे लिखे हुए, दर्पण जैसी लिखावट में। कोई जादुई कोड नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कि हर कोई उसे आसानी से पढ़ न सके। उन नोटबुक्स में क्या था? उड़ने के सपने, ऐसे यंत्रों के डिज़ाइन जो उस समय बन ही नहीं सकते थे। आकाश में उड़ने वाले यंत्र, पैराशूट जैसे विचार और पंखों से उड़ने की कोशिशें। युद्ध के हथियारों के डिज़ाइन, बख्तरबंद रथ जैसा विचार, कई नाल वाली तोपें। हालांकि वह स्वयं युद्ध पसंद नहीं करता था, ये डिज़ाइन वह शासकों को प्रभावित करने के लिए बनाता था। और सबसे ख़ास बात, वह हर चीज़ को गहराई से देखता था, प्रकृति को, इंसान को, अनुपातों को। उसने मानव शरीर के संतुलित अनुपातों को समझने की कोशिश की, जो आज एक प्रसिद्ध चित्र के रूप में जाना जाता है। न कि कोई जादुई सुंदरता का सूत्र, बल्कि गणित और निरीक्षण का अद्भुत मेल। न उसने आत्मा की कोई निश्चित जगह खोजी, न ईश्वर का कोई गुप्त कोड लिखा, न अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की। लेकिन जो उसने किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह अपने समय से सैकड़ों साल आगे सोच रहा था। इसलिए आज भी उसके लिखे हुए नोट्स को पूरी तरह से समझने की कोशिश जारी है। ये कोई शापित प्रतिभा नहीं था, ये एक ऐसा दिमाग था जो अपनी ही दुनिया में भविष्य को पहले ही देख चुका था। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे साल 1580, लियोनार्डो को मर के 60 साल हो चुके एक इटालियन आर्टिस्ट पोम्पियो लियोनी थोड़ी इंस्पिरेशन की तलाश में एकदम सस्ते में कुछ पेपर्स खरीदते हैं, और जैसे ही उन्होंने उन पेपर्स को खोला, उनकी सांसें थम और आंखें खुली रह गईं। हर पेज पर उल्टे अक्षर राइट से लेफ़्ट लिखे गए सिर्फ आईने में ही पढ़े जा सकते थे। अंदरूनी ऑर्गन्स की डिटेल्ड तस्वीरें, जैसे किसी ने शरीर को लेयर बाय लेयर काटकर बनाई हो। डेंजर्स हथियारों के डिज़ाइंस जो साम्राज्यों को बर्बाद कर सकते थे। 400 साल आगे की टेक्नोलॉजीज़ जैसे हेलीकॉप्टर्स, ग्लाइडर्स, मैकेनिकल रोबोट्स, मशीन गन्स जो उस समय सोच से भी परे थे। अजीब भविष्यवाणियाँ, मैथमेटिकल फार्मूले जो किसी अन्य भाषा में लिखे गए, और सबसे चिलिंग बात, पन्नों पर खूनी उंगलियों के सूखे हुए निशान लगे थे, मानो किसी ने सड़ते हुए मांस को छूकर लिखना शुरू किया हो। लियोनी ने तुरंत इन 2500 पेजेस को 2 बड़े वॉल्यूम्स में ऑर्गेनाइज़ किया। 1111 पेजेस का कोडेक्स एटलांटिक्स, जिसमें सारे साइंटिफिक और टेक्निकल वर्क को ऑर्गेनाइज किया है, और कोडेक्स एरुंडेल, जिसमें सारे एनाटॉमिकल, आर्टिस्टिक और फिलोसॉफिकल वर्क को कलेक्ट किया। मगर उन्होंने सारे डेट्स और टॉपिक्स को आपस में मिक्स कर दिया और हमेशा के लिए लियोनार्डो के ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी मौत के बाद उनकी फैमिली ने इन 2 वॉल्यूम्स के अलग अलग पार्ट्स बनाकर उसे बेच दिए, जहां से डाविंची का काम बढ़कर इटली से स्पेन, फिर इंग्लैंड और फ्रांस तक चला गया। 300 साल बाद 1800s का दौर आता है, और अब जाकर रेनेसांस स्कॉलर्स की नज़रें इन किताबों की रहस्यमय गहराइयों में जाने लगती हैं, और कुछ अजीब पैटर्न में इनकी नज़र अटकती है। पहला पैटर्न, एनाटॉमिकल ड्राइंग्स में ऐसे नोट्स थे जो चर्च और बाइबल के खिलाफ जा रहे थे। न्यूबॉर्न बच्चे का गर्भ में चलन, दिल के धड़कने की तस्वीरें,
खून का शरीर में सर्कुलेशन, ऐसे कई सारे ड्राइंग्स थे। दूसरा पैटर्न, इन ड्राइंग्स में हथियारों के डिज़ाइंस को जानबूझकर गलत बनाया गया था। ट्रक के गियर उल्टे रखे गए हों, क्रॉसबो की फायरिंग मैकेनिज्म गलत हो, जैसे इसके जरिए कोई मैसेज देना चाहते हैं। तीसरा पैटर्न, कई सारे ड्राइंग्स, स्क्रिप्ट्स और मास्टरपीसेस आधे अधूरे छूट गए थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों, और ऊपर से पेजेस पर खून के सूखे हुए धब्बे। क्या इनकी समय से पहले मौत हो गई थी? तो स्कॉलर्स ने एक थ्योरी बनाई। लियोनार्डो डा विंची एक रहस्यवादी जीनियस था जिसने जानबूझकर अपने नायाब ज्ञान और रहस्यमय खोजों को उल्टे अक्षरों में एनक्रिप्ट किया। क्यों? क्योंकि चर्च उसे मार देता। देखो, 16वीं सदी के इटली में चर्च के पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी। अगर तुमने कुछ ऐसा कह दिया या लिख दिया जो बाइबल के अगेंस्ट जाता था तो केस, टॉर्चर और मौत। 1600s में जियोडालो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था, जस्ट क्योंकि उन्होंने कहा कि संघ सूर्यमंडल के सेंटर में है, अर्थ नहीं। 1633 में गैलीलियो को भी जेल में डालकर शांत कर दिया गया था, और लियोनार्डो वो 1513 में तो ऑलरेडी धर्म विरोधी घोषित हो चुका है। लियोनार्डो जानते थे कि अगर उनकी इंसानी शरीर की खोजें, पृथ्वी के सूर्य को चक्कर लगाने के प्रूफ्स और इंसानी गर्भ यानी एम्ब्रियो के रियल स्केचेस अगर पब्लिश होती हैं तो चर्च उन्हें भी जला देते, और इसलिए उन्होंने कोड लैंग्वेज में लिखा। और 1900s में यह थ्योरी इतनी पॉपुलर हो गई कि इस पर कई सारी वर्ल्ड फेमस किताबें लिखी गईं। डिकोडिंग डा विंची, लियोनार्डो सीक्रेट कोड, द हिडन मैसेजेस एटसेट्रा। मगर ये सारी किताबें सिर्फ आधी ही सच्चाई को सामने रख रही थी, मगर पूरी सच्चाई तो उससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। लियोनार्डो एक ऐसा छुपा हुआ जीनियस था जो 100 सालों में नहीं बल्कि 10,000 सालों में एक बार आता होगा। बट अंत में अपनी मौत के समय लियोनार्डो ने खुद की ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा फेलियर बताया। तो लियोनार्डो के नोटबुक्स में क्या थे वो सीक्रेट्स और इनमें छुपे इन अजीब पैटर्न्स के पीछे की क्या सच्चाई। साल 1908 एक किताब पब्लिश होती है जिसने फाइनली लियोनार्डो के छुपे हुए सारे राज खोल दिए। इसे एक ऐसे शख्स ने लिखा था जिसने अपनी पूरी दुनिया आर्ट की हिस्ट्री में दफन सच्चाइयों को जानने में लगा। लुडविग हीरनब्रिज एक जर्मन आर्ट हिस्टोरियन, और इसी के साथ दुनिया ने पहली बार डिस्कवर किया लियोनार्डो डा विंची का असली चेहरा। 15 अप्रैल 1400 विंची गांव इटली। एक नाजायज़ बच्चा पैदा होता है, एक अपर मिडिल क्लास बाप और एक गांव की मजदूर माँ कैटरीना को। बच्चा नाजायज़ था, इसलिए नाम मिला सिर्फ लियोनार्डो, और सरनेम गांव ने दान कर दिया डा विंची यानी फ्रॉम विंची। उस दौर में नाजायज़ बच्चों को डेविल्स चाइल्ड कहकर ठुकरा दिया जाता था, और लियोनार्डो पर तो एक काला निशान था, लेफ्ट हैंडेड होने का, जिसे चर्च शैतान का पहचान मानता था। स्कूल में भी कोई हक नहीं, लोगों में भी कोई पहचान नहीं, घर, ज़मीन, विरासत पर कोई अधिकार नहीं। बाप ने तक साथ छोड़ा, माँ किसी और के साथ चली गई। लियोनार्डो का बचपन एक ऐसे गुनाह की सज़ा बन गई जो उसने खुद कभी की ही नहीं थी, और ऐसे बचपन बच्चे नहीं दृष्टिकोण पैदा करते हैं। अगर दुनिया मुझे नहीं देखती तो मैं खुद को देखूंगा, और मैं खुद की आँखों से दुनिया को समझूंगा। जिस बच्चे ने कभी अक्षर लिखना नहीं सीखा उसने देखना सीख ली। ऑब्जर्वेशन उसकी भाषा बन गई और पैटर्न्स उसके अक्षर। वो अजीब नोट्स, रेशे और घास के माइक्रोस्ट्रक्चर्स को बनाता। लोग हंस पड़ते, लेकिन उसकी आंखें दुनिया के ऊपर नहीं दुनिया के अंदर देख रही थी, पैटर्न्स को, बारीकियों को। वो प्रकृति के टेक्सचर में हिडन कोड्स को ढूंढकर प्रकृति की भाषा को समझ रही थी। यहाँ पर आर्ट का नहीं, पैटर्न रिकॉग्निशन ऑब्सेशन का जन्म हो रहा था। ये आदमी दशकों तक एक एक ब्रश टूल को एनालाइज करता है। उसका आम सेशन ये था कि क्लियरिटी। एक दिन 12 साल का लियोनार्डो एक पेड़ को घूर रहा था और एकदम से उसके दिमाग में फटता है। उसे देखा सभी पेड़ों के ट्रंक्स का साइज उनके सारे ब्रांचेस के कंबाइंड साइज़ के जितना है, और उनके एक ब्रांच का साइज सारे छोटे टहनियों के कंबाइंड साइज जितना है। ये ऑब्जर्वेशन आज साइंस में लियोनार्डोस रूल कहलाता है, एक प्योर मैथमेटिकल प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ नेटवर्क्स।
फ्लो पेड में क्या होता है, सैप तो फ्लो एंटरिंग सिस्टम इज़ ऑलवेज इक्वल टू फ्लो एग्जिटिंग सिस्टम। इसी सिद्धांत से हमारे आर्टरीज ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शहर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहाँ तक कि इंटरनेट डेटा डिस्ट्रीब्यूट करता है। 13 साल का लियोनार्डो जब विंची के पहाड़ों को देखता था तो उसे ज़मीन का ढेर नहीं, दूरियों के साथ घटता कॉन्ट्रास्ट दिखता, कलर्स ब्लू और ग्रे की तरफ शिफ्ट होते दिखते और एजेस ब्लर होते हुए दिखते। वो ऑप्टिकल स्कैटरिंग को समझ रहा था और इसी ऑब्जर्वेशन ने जन्म दिया एक नए सिद्धांत को, कॉलर्ड एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। ये प्रिंसिपल आगे सारे लैंडस्केप पेंटिंग फंडामेंटल रूल बनेगा और मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स में भी यूज होगा, जहाँ लोग दौड़ते घोड़ों और छलांग लगाती बिल्लियों में सुंदरता देखते। लियोनार्डो उनमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, टेंडन एक्सटेंशन और रोटेशनल सिमेट्री देख रहा था। वो देख रहा था फिज़िक्स और बायोलॉजी। जब दुनिया सिर्फ देख रही थी, ब्यूटी और ये सब गैलीलियो और न्यूटन से पहले हो रहा था। जब साइंस के पास शब्द भी नहीं थे उसके ऑब्जर्वेशन को बयां करने के लिए। लेकिन लियोनार्डो की ज़िंदगी अब मुड़ने वाली थी। 14 साल की उम्र में इसे एक अप्रेंटिस की तरह ले लिया फ्लोरेंस के सबसे बड़े आर्टिस्ट आंद्रिया डेल वेरोचियो ने। बट ये कोई आर्ट स्कूल नहीं था। वेरोचियो लियोनार्डो से पोछे लगवाता, कपड़े धुलाता, खाना बनवाता और फिर जाके उसे कहीं पर नसीब होता। कलर को मिक्स करना, मिनरल्स को ग्राइंड करना और पेंट ब्रश को हाथ लगाने वाला काम। इस बच्चे में कोई तो प्रॉब्लम है, वेरोचियो ने जल्दी ही नोटिस किया, क्योंकि अक्सर लियोनार्डो एक काम हाथ में लेता, उसे आधा छोड़कर दूसरे पर चला जाता। आधे स्केचेस, आधे मॉडल्स, आधी पेंटिंग्स। लियोनार्डो के दिमाग में एक प्रॉब्लम थी जो हम सब में है, जिससे वो ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहेगा और अंत में खुद को वो बहुत बड़ा फेलियर कह के मर गया। इस पेंटिंग को ज़रा देखना, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, एक ऐसी पेंटिंग जिसके बाद लियो के गुरु वेरोचियो ने पेंटिंग ही छोड़ दिया। यहाँ लेफ़्ट साइड में एक रोप पकड़े हुए एंजल दिख रहा है। बस इस एक एंजल को लियोनार्डो ने बनाया था और इसमें इतना साइकोलॉजिकल डेप्थ है, डिमेंशन और इमोशन है कि लियो के मास्टर ने कहा, मेरे पर लानत है कि एक बच्चे ने मेरे से बेहतर बना के दिखा दिया। मैं आज से कभी भी रंग नहीं छूँगा। सच्चाई सामने थी। लियो ने आर्ट में साइंस यूज़ करके एक फ्लैट कैनवस में डेप्थ और इमोशन भर दिया। ये एक सबूत था कि प्योर मेहनत ने नहीं, एक साइंटिफिक नज़रिए ने लियो को सक्सेस दिलाया। और यही तो है द साइको माइंडसेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और आपका दिल से शुक्रिया। पिछली वीडियोज़ में आपने बहुत सारा प्यार दिया। अगर इस वीडियो को आप और डिटेल में देखना चाहते हो तो मैं इसका सेकेंड पार्ट ला दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियोस अच्छी लगी होगी तो वीडियोस को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।